नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अक्टूबर 2024 में कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर लिया गया है, एकेडमिक और ओपन दोनों के लिए था। ये रीअपीयर थी जिनकी स्टूडेंट्स की या फिर इम्प्रूवमेंट जो करना चाहते थे या एडिशनल कैंडिडेट, उन सब के लिए ये पेपर आया है। तो सेट सी है, लेकिन सभी में जो प्रश्न है वो एक जैसे हैं, सिर्फ सभी प्रश्नों पत्र में ए बी सी डी में उनका जो क्रम है वो बदल दिया गया है। टोटल जो था, ये जो टाइम दिया गया था वो 3 घंटे थे और मार्क्स की अगर बात करें पूर्णांक की तो 80 नंबर का ये पेपर था और 40 प्रश्न इसमें आए हैं। तो सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं +2 की और मार्च 2025 में जो वार्षिक परीक्षा में अपीयर होंगे, वो सभी इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जो आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को जरूर ध्यान से सुने और देखें और जो जो प्रश्न उनको लगता है इम्पोर्टेंट है उनको अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि उनकी वार्षिक परीक्षा में सहायता हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। भाग क की बात करें तो ये सारा का सारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का है भाग क में, और निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। और पहला ही प्रश्न दे रखा है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन दिए हुए हैं सन 1972 में, सन 1982 में बी पर, सी पर 1962 में और डी पर सन 1971 में। तो जो सही जवाब है वो ए है, सन 1972 में ये पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन पर आक्रमण कब किया। आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन पर आक्रमण कब किया। ए है 31 अक्टूबर 2001 और बी है 11 सितंबर 2001, सी है 2 अगस्त 2001 और डी है 5 नवंबर 2001। तो सही जवाब जो है वो 11 सितंबर 2001 है। 9/11 की घटना इसको वहां पर कहते हैं। 9/11 का मतलब है कि सितंबर महीने की 11 तारीख। प्रश्न नंबर 3 है, पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई। ए पर 1985 में, बी सन 1991 में, सी 1980 में और डी 1992 में। तो सही जवाब है, सभी जानते हैं इसको, 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। प्रश्न नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है सन 1945 में, सन 1946 में, सी है सन 1951 में और डी है सन 1955 में। तो सही जवाब जो है वो 1945 है। ए ऑप्शन इसका आएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, गरीबी हटाओ का नारा किस दल ने दिया। दल पूछा, दल का नाम पूछा गया है। तो बड़ा मशहूर नारा था ये गरीबी हटाओ का नारा। ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी कांग्रेस, सी जनसंघ और डी बहुजन समाज पार्टी। तो सही जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी का ये नारा था। तो सही बी इसका ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। उसकी संस्थापक भी पूछा गया है और अध्यक्ष भी पूछा गया, 2 है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। ए पर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी पर है दीनदयाल उपाध्याय, सी मीनू मसानी और डी पर है एस.के. डांगे। तो सभी जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 7 है, पूछा गया है कि सन 1971 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया। 1971 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया। ए चीन, बी रूस, सी पाकिस्तान और डी इंग्लैंड। तो सही जवाब जो है वो सी है, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था 1971 में और बांग्लादेश की स्थापना भी इसी दौरान हुई थी। 8 नंबर पर पूछा गया है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं इसको। तो किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान और डी अमेरिका। तो जो ये नीति अपनाई थी खुले द्वार की वो चीन है। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 9 है, सार्क की स्थापना कब हुई। ए पर है वर्ष 1985 में,
बी पर है वर्ष 1987 में, सी 1992 और डी है 1996। तो सही जवाब जो है वो 1985, ए ऑप्शन इसका आएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सही मिलान कीजिए 10 पर, मैच द करेक्ट। तो इसमें 4 ये दिए गए हैं सही। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, देश की सीमा का निर्धारण की अगर बात करें धर्म के आधार पर तो वो भारत और पाकिस्तान था, जिसका जो निर्माण हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो ये 10 का घ आएगा। 11 नंबर पर है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, तो उनको जो है इसमें से अगर देखें तो वीटो पावर का उनको अधिकार दिया गया है। तो जो 11 है उसका वीटो पावर क आ जाएगा। चरण सिंह जो थे वो वास्तव में किसानों के नेता थे, तो 12 का ख आ जाएगा। और पर्सनल लॉ या और लैंगिक न्याय की अगर बात करें, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, तो ये शाहबानो का मुकदमा था जो चला था और काफ़ी नामी मुकदमा था ये। तो इस प्रकार से इनको मिलान किया जा सकता है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 14 नंबर पर है खालिस्तान है कि का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। और 15 पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य, खालिस्तान दे रखा है मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना या युद्धों को रोकना। तो कई सारे उद्देश्य हैं, उनमें से आप किसी एक को यहाँ पर लिख सकते हैं, विश्व में शांति स्थापित करना, युद्धों को रोकना। इसके बाद 16 नंबर पर जो प्रश्न दे रखा है वो है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और कारण आर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए। तो अभिकथन की अगर बात करें एजर्शन की, तो कहा गया है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कारण दे रखा है इसका, क्योंकि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। अगर देखा जाए तो जो कथन है, अभिकथन है, वो कारण जो उसका दिया गया है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ए ऑप्शन आएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार एक और ऐसा ही अभिकथन और कारण का प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 17। इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए। अभिकथन में दे रखा है कि 1 नवंबर 1966 को तत्कालीन पंजाब को विभाजित करके पंजाब राज्य का गठन किया गया। और कारण में दे रखा है कि पंजाब के शिरोमणि अकाली दल ने पंजाबी सूबे के गठन के लिए सशक्त आंदोलन चलाया। तो अगर देखा जाए, अगर इनको क्यों की करके देखें, 1 नवंबर 1966 को तत्कालीन पंजाब को विभाजित करके पंजाब राज्य का गठन किया गया, क्योंकि पंजाब के शिरोमणि अकाली दल ने पंजाबी सूबे के गठन के लिए सशक्त आंदोलन चलाया था। तो ये दोनों कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका भी ए आएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। और प्रश्न नंबर जो है उसके बाद 1 या 2 शब्दों या फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। और 18 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि समाजवादी सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत संघ, तो ये जो है 1917 में रूस में क्रांति हुई और वहाँ सोवियत प्रणाली के आधार पर सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो इसका सही जवाब आएगा 1917 में। उसके बाद है 19 क्वेश्चन नंबर पर है आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान की जो स्थापना थी वो 1967 में हुई। सही या गलत लिखिए। एक प्रश्न सही गलत के बारे में भी दे रखा है। और 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया, सही है या गलत है तो पूछा गया। तो वास्तव में आपातकाल की घोषणा का जो समर्थन सीपीआई ने किया था तो ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सभी दलों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद है प्रश्न भाग ख की अगर बात करें तो ये लघु उत्तरात्मक जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का है और हर प्रश्न के यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं। और 21 नंबर पर जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए हैं। हाल में तो कुछ नहीं हुए हैं, 2014 के बाद परिस्थितियां कुछ अलग प्रकार से बदली हैं। तो भारत और पाकिस्तान पिछले समझौतों की बात आप यहाँ लिख सकते हैं कि पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं कि कश्मीर समस्या
को आपसी बातचीत द्वारा हल करने पर सहमति बनी है। पहले बनी थी ये, अब नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद, श्रीनगर भारत वाला और मुजफ्फराबाद पाकिस्तान वाला, 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है और पूछा गया है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो श्रीलंका की जनसंख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को हम कहेंगे सिंघली, ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और दूसरे हैं तमिल। ये वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और गन्ने की खेती करने के लिए भारत से मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे। जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा तब तक वह सभी कामों में तमिलों को प्राथमिकता देती रही, लेकिन श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद वहां के बहुसंख्यक सिंघलियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। श्रीलंका सरकार के इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर 1976 में तमिल युवकों ने एक सशस्त्र संगठन की स्थापना की, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम या लिट्ठे का नाम दिया गया। यह संगठन श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष कर रहा है। तो ये जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका, सिंघली और तमिल आपस में वहां पर लड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 23 है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए, कोई दो बताइए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में आमतौर पर रियो सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है। क्या परिणाम हुए, कोई दो लिखने हैं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो परिणाम निकलकर सामने आया कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सहयोग करना जरूरी किया गया इसमें। और दूसरे नंबर पर कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की होगी, लेकिन सभी देशों की भूमिकाएं अलग अलग होंगी। जिम्मेदारी सबकी होगी लेकिन भूमिकाएं सबकी अलग अलग होंगी। जिसने पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है उसी हिसाब से वो उसको ठीक भी करेगा। प्रश्न नंबर 24 है, वैश्वीकरण के दो राजनीतिक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण के दो राजनीतिक प्रभाव बताइए। तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य का स्वरूप बदल गया है। 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पुरानी पड़ गई है और उसके स्थान पर कम से कम हस्तक्षेप करने की विचारधारा चल पड़ी। दूसरे नंबर पर आप प्रभाव लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने नवीन उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। नवीन उपनिवेशवाद का अर्थ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना है। इसी में ही अथवा करके प्रश्न दिया गया है। वास्तव में ये टोटल 8 प्रश्न है 2-2 नंबर के, लेकिन कई प्रश्नों में चॉइस दी गई है कि अगर वो ये नहीं करना चाहता दूसरा कर सकता है। तो अथवा करके इसमें दिया गया है कि वैश्वीकरण के दो उद्देश्य बताइए। तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह करना, और दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं तकनीक का स्वतंत्र प्रवाह करना। प्रश्न नंबर 25 की अगर बात करें तो आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर पर ये पिछले 2024 मार्च में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी आया था और दोबारा फिर उठा लिया गया है। तो अंतर में आप कह सकते हैं कि आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में पहला अंतर भौगोलिक दूरी का था। जो पाकिस्तान बना था वह दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी थी। और दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिहाज से एक अंतर यह भी था कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय जनसंघ पर नोट लिखिए। भारतीय जनसंघ पर, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। वे इसके संस्थापक होने के साथ साथ अध्यक्ष भी थे। यह दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक अंग था। दीनदयाल उपाध्याय इसके महासचिव थे। भारतीय जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार दिया। प्रश्न नंबर 27 है, पूछा गया है कि किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व तो उस राष्ट्र की विदेश नीति पर किस तरह असर डालता है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ज़्यादा उठाए गए हैं।
इसलिए सभी विद्यार्थी जो हैं वो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए उनकी तैयारी ज़रा ध्यान से कर लीजिए। ज़्यादातर प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं, गाइड को छोड़ दिया गया है। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व तो उस राष्ट्र की विदेश नीति पर किस तरह असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि एक देश की विदेश नीति पर उस देश के महान नेताओं के विचारों का प्रभाव पड़ता है। 1947 से 1964 तक भारत का राजनीतिक नेतृत्व तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में रहा। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। वे देश की एकता और अखंडता को भी सुरक्षित रखना चाहते थे तथा देश का आर्थिक विकास भी करना चाहते थे। इसके अलावा वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के घोर विरोधी थे। वे समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सभी ने नेहरू की विदेश नीति का ही अनुसरण किया। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहता विद्यार्थी, गुटनिरपेक्षता का अर्थ व इसके दो उद्देश्य बताइए। तो गुटनिरपेक्षता के अर्थ में हम कहेंगे गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना है। और उद्देश्यों की बात करें तो पहला हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष देशों की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना। दूसरे पर हम कहेंगे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विस्तारवाद और रंगभेद की नीति को समाप्त करना। तीसरा है स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन देना। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 28 है 2 नंबर में ही, कांग्रेस किन मसलों को लेकर 1969 में 1969 में टूट का शिकार हुई। तो जो पहला मुद्दा था वो था इंदिरा बनाम सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इन नेताओं का पार्टी पर पूरा नियंत्रण था और ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय सिंडिकेट को दूर रखा और यह बात कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बात थी वो था 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव, जिसके कारण कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के कारण यह पद खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को आजाद उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कहा। इस चुनाव में वी गिरी की जीत हुई और नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई। नीलम संजीवा रेड्डी की हार से क्रोधित होकर कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके वफादारों को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई या कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। अथवा करके ही 28 का ही अथवा करके दिया गया है एक और प्रश्न है कि दल बदल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल आसान सा है कि जब किसी विधायक या सांसद द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी सांसद या विधायक द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। भाग ग की अगर बात करें तो वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न वाला है। हर प्रश्न के यहाँ पर इसमें भाग ग में 3 अंक के प्रश्न है ये। और 29 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत विभाजन के 3 अच्छे परिणाम लिखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आमतौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। भारत विभाजन के 3 अच्छे परिणाम लिखिए। तो पहले नंबर पर हम लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग मान लेने के बाद देश में कानून और व्यवस्था बनाना आसान हो गया। दूसरा, विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना भी आसान हो गया और यानी कि जो उनके ऊपर आक्रमण हो रहे थे वो खत्म हो गए। विभाजन के बाद देश के नेताओं ने देश के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे भारत विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। और चौथा है, विभाजन से लोगों को स्वतंत्रता जल्दी मिल गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है और पूछा गया है कि शॉक थेरेपी क्या थी,
क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? तो इसमें हम पहले शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बने गणराज्यों, जो 15 गणराज्य बने वहां पर सोवियत संघ के टूटने के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बने गणराज्यों को समाजवाद से पूंजीवाद में बदलने के लिए और एक दलीय व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो मापदंड अपनाए गए उन्हीं को शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है। वैसे शॉक थेरेपी का छोटा सा अर्थ है आघात पहुंचाकर इलाज करना, लेकिन वास्तव में अगर पॉलिटिकल साइंस में इसका अर्थ लिखे तो हम ये लिखेंगे। पूछा गया है कि क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? तो इसमें हम कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी से जिस लाभ की उम्मीद की गई थी वह प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इसलिए साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह तरीका बेकार साबित हुआ। प्रश्न नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? तो पहला है उद्देश्य क्षेत्रीय देशों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। दूसरा, क्षेत्रीय देशों के बीच एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपसी विश्वास और सूझबूझ विकसित करना। तीसरा है क्षेत्रीय देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। चौथा है कि अन्य क्षेत्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। और पांचवा है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से कई सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं, 3 मेन लिखने हैं। प्रश्न नंबर 32 है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है? शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन का अर्थ विभिन्न देशों की शक्ति को बराबर कर देने से है, ताकि कोई भी देश इतना शक्तिशाली न बन सके कि वह दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। शक्ति संतुलन का अर्थ विभिन्न देशों की शक्ति को बराबर कर देने से है, ताकि कोई भी देश इतना शक्तिशाली न बन सके कि वह दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। और शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर आप कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन बनाने का सबसे पहला तरीका गठजोड़ है। इसमें विभिन्न देश, इसमें छोटे देश किसी बड़े देश की शक्ति का मुकाबला करने के लिए आपस में गठजोड़ कर सकते हैं। दूसरा है सशस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण के द्वारा भी शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सकता है। और तीसरा है किसी राज्य में हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप की नीति अपनाकर भी शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है। और चौथा है किसी राज्य के प्रति तटस्थता की नीति अपनाकर तथा किसी के प्रति मित्रता की नीति अपनाकर भी शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है। अथवा करके भी दिया हुआ है 3 नंबर में, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं। 3 नंबर का प्रश्न हो चाहे 2 नंबर का प्रश्न है, 8 वास्तव में प्रश्न है, लेकिन 8 के में से कुछ प्रश्नों में आंतरिक चॉइस दी हुई है, इंटरनल चॉइस दे रखी है कि उसमें आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है? तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है? तो इसमें भी हम उत्तर की अगर बात करें तो तीसरी दुनिया के देशों से अभिप्राय उन देशों से है, तीसरी दुनिया के देशों से अभिप्राय उन देशों से है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र हुए। तीसरी दुनिया के देशों से अभिप्राय उन देशों से है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र हुए। इन्हें विकासशील देश भी कहते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील, क्यूबा आदि। विकसित देशों से अभिप्राय अमीर देशों से है। तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों के सामने मौजूद खतरों में काफ़ी अंतर है।
जैसे पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के खतरे हैं, जबकि विकसित देशों में केवल बाहरी खतरे हैं। तो पहला तो अंतर यही है कि इनमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के खतरे हैं, जबकि विकसित देशों में केवल बाहरी खतरे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में अलगाववादी आंदोलन का भी खतरा है, जबकि विकसित देशों में इस प्रकार के कोई अलगाववादी आंदोलन नहीं होते हैं। और तीसरा है, तीसरी दुनिया के देश आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित हैं। तीसरी दुनिया के देश आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित है, जबकि विकसित देश आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित नहीं है। इसी प्रकार 33 नंबर पर प्रश्न दिया गया है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर, परिवहन के साधनों को प्रौद्योगिकी में शामिल किया जाता है। इन सभी साधनों ने दुनिया के देशों की बीच की दूरियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि इन साधनों ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। दुनिया के लोग अब अपने आप को एक ही परिवार का सदस्य समझने लगे हैं। तीसरे नंबर पर है कि इन सब साधनों के कारण पूंजी, विचारों, वस्तुओं का आगमन भी आसान हो गया है। और चौथे नंबर पर है, इन साधनों ने लोगों की सोच को भी विस्तृत किया है, जिसके कारण लोग दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाने लगे। अथवा करके प्रश्न दे रखा है यहाँ पर ही, और अथवा में है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं। तो अर्थ में हम कहेंगे विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ विश्व के देशों का एक दूसरे के निकट आना है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ विश्व के देशों का एक दूसरे के निकट आना है। सूचना क्रांति जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल ने दुनिया के देशों की बीच की दूरियों को खत्म ही कर दिया है और विश्व को एक ग्लोबल गांव में बदल दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। आज विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोग यह समझने लगे हैं कि वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस पारस्परिक जुड़ाव के 3 घटक हैं, एक राजनीतिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 सांस्कृतिक। तो ये इसके घटक हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 पर है, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं कि आजादी के समय देश के नेताओं के बीच इस बात को लेकर मतभेद था कि देश के विकास के लिए किस मॉडल को अपनाया जाए। उस समय विकास के 2 मॉडल प्रचलित थे, एक था विकास का पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था विकास का समाजवादी मॉडल। कुछ नेता देश के विकास के लिए औद्योगिकरण को उचित मानते थे। उनका मानना था कि पश्चिम के देशों ने औद्योगिकरण के द्वारा ही अपना विकास किया है, इसलिए भारत को आधुनिक बनाने के लिए वे विकास के पूंजीवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे। दूसरी ओर कुछ नेता सोवियत संघ के विकास से काफी प्रभावित थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इसलिए वे विकास के समाजवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे। लेकिन भारत के विकास के लिए उस समय किसी एक मॉडल को पूरी तरह से अपनाना संभव नहीं था, क्योंकि यदि उस समय विकास के पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाता तो इसमें विकास का काम पूरी तरह निजी हाथों में सौंप दिया जाता, जो उस समय ठीक नहीं था। दूसरी ओर यदि विकास के समाजवादी मॉडल को अपनाया जाता तो इसमें निजी क्षेत्र को खत्म कर दिया जाता, क्योंकि इस मॉडल में सब कुछ सरकार को ही करना होता है। अतः स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए इन दोनों मॉडलों का एक मिला जुला रूप लागू किया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, दिया गया है कि किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। तो उत्तर में हम कहेंगे कि आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में जब 6ठी लोकसभा के चुनाव हुए तो इन चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी में शामिल दलों ने जो एकजुटता दिखाई थी
कुछ ही महीनों के बाद वह एकजुटता खत्म हो गई। जनता पार्टी में शामिल दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। इसी बीच चौधरी चरण सिंह 1/3 सदस्यों के साथ जनता पार्टी से अलग हो गई। उनके ऐसा करने से मोरारजी देसाई लोकसभा में अपना बहुमत खो बैठे। इसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन चौधरी चरण सिंह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर पाते इससे पहले ही कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण चौधरी चरण सिंह को भी त्यागपत्र देना पड़ा। 20 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया और नई लोकसभा के लिए चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार जनवरी 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। अथवा करके दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अब की बार ही जोड़ा गया है, एक पैराग्राफ भी दिया गया है और उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके आपने उत्तर देने हैं। 3 नंबर का है ये। तो अवतरण को पढ़ लेते हैं पहले। 1977 के चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र 2 दलीय व्यवस्था के जितना नजदीक आ गया था, 1977 के चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र 2 दलीय व्यवस्था के जितना नजदीक आ गया था, उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। जनता पार्टी में भी बड़ी अफरा तफरी मची। डेविड बटलर, अशोक लाहिड़ी, प्रणव राय और पार्था चैटर्जी। तो ये एक अवतरण दिया गया है और वास्तव में ये छठे पाठ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट उससे संबंधित है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप जो नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं वो दे देंगे, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं। वास्तव में नीचे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर तभी दिए जा सकते हैं जब आपने उस पाठ को ध्यान से पढ़ा है, गंभीरता से पढ़ा है। तो पहला प्रश्न है इस अवतरण के आधार पर ही और पूछा गया है कि किन वजहों से 1977 में भारत की राजनीति 2 दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी। किन वजहों से 1977 में भारत की राजनीति 2 दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी। समझने की कोशिश कीजिए कि बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन 1977 में भारत की राजनीति 2 दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी। तो उत्तर में हम कहेंगे कि 1977 के चुनाव के बाद भारत की राजनीति 2 दलीय प्रणाली के समान इसलिए जान पड़ रही थी क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सभी दल एकजुट होकर जनता पार्टी में आ गए थे। इसलिए एक तरफ जनता पार्टी थी और एक तरफ कांग्रेस थी। ख पर है, पूछा गया है कि 1977 में 2 से ज्यादा पार्टियां अस्तित्व में थी। इसके बावजूद लेखकगण में जो ऊपर दिए गए डेविड बटलर, अशोक लाहिड़ी, प्रणव राय और पार्था चैटर्जी, इसके बावजूद लेखकगण इस दौर को 2 दलीय प्रणाली के नजदीक क्यों बता रहे हैं। तो उत्तर में हम कहेंगे क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सभी दल जैसे भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ, सोशलिस्ट पार्टी आदि ने एकजुट होकर जनता पार्टी बना ली थी। इसलिए मुकाबला मुख्यतः 2 पार्टियों जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच था। इसलिए पूरी जो प्रणाली थी वो 2 दलीय प्रणाली के नजदीक बन गई थी। ग पर पूछा गया है कि कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से फूट हुई, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई इसका मतलब नहीं बनता है। तो ये आपने पाठ जब पढ़ा होगा गंभीरता से तभी आप इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से फूट हुई, तो कांग्रेस पार्टी में की बात करें 1977 में कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण फूट पड़ी और जनता पार्टी में अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां होने के कारण फूट पड़ी, क्योंकि सबके विचार आपस में नहीं मिलते थे। सिर्फ वो कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गए थे। प्रश्न नंबर 36 है, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। कैसे इस पार्टी ने यहां तक आज वो पहुंची है, इसका विकास क्रम बताना है। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने। 24 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई और इसे कमल का फूल चुनाव चिन्ह मिला। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि 1984 में जब 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली।
चुनाव में ज़्यादा सफलता न मिलने पर 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू कर दिया। भाजपा ने हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। राम मंदिर के कारण 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 88 सीटें, कहाँ 2 और कहाँ एकदम से 88 सीटें मिली। तीसरे नंबर पर अगर हम जाएं तो कहेंगे कि 1996 में हुए 11वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें मिली और यह सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। इस दल ने कई अन्य दलों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनाई, लेकिन वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए 13 दिनों के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। चौथे नंबर पर है 1999 के 13वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली। इस पार्टी ने एक बार फिर अन्य कई दलों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनाई। यह सरकार 5 साल तक चली। 5वें नंबर पर है 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए जिसको हम कहते हैं को 336 सीटें मिली। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली। इस बार इस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। और छठे नंबर पर है 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को 353 सीटें मिली। इस चुनाव में अकेले भाजपा को 303 सीटें मिली। यह पूर्ण बहुमत था। इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 की अगर बात करें तो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। इस पार्टी ने और एनडीए को कुल मिलाकर 300 के लगभग आंकड़ा जाता है और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद भाग घ है और ये निबंधात्मक प्रश्न का शुरू हो जाता है। 37 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है, एक अंग है। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन हैं। अच्छा, एक वीटो पावर इनको मिला हुआ है, निषेधाधिकार। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेना हो तो यह तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक 5 स्थायी सदस्य सहमत न हों। यदि एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। कई बार वीटो पावर की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल 5 सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार देना अलोकतांत्रिक है। अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद महासभा द्वारा किया जाता है और जो देश एक बार सदस्य बन जाता है उसे अगले चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा परिषद के कामों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरे पर है विश्व के किसी भी भाग में शांति भंग होने की स्थिति में तुरंत कार्यवाही करना। और तीसरे पर है किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने की महासभा को सिफारिश करना। चौथा है शांति भंग करने वाले देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। और 5वां है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चुनाव की महासभा को सिफारिश करना। अथवा करके हैं, बड़ा प्रश्न है तो इसमें आपको चॉइस जरूर मिलेगी। तो अगर आप वो प्रश्न नहीं कर सकते तो ये दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का क्या अर्थ है? सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन कीजिए। सुधार का क्या अर्थ है और सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तब से लेकर अब तक अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा दूसरे विश्व में वह अपनी चौधराहट दिखाने लगा है। और तीसरे नंबर पर कहेंगे बहुत से नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वे उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं। और अगला है विश्व के सामने कई नई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे
आतंकवाद, बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या, गर्म होती धरती आदि। इनका समाधान करना भी जरूरी है। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव लाना ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार का अर्थ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव लाना ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है। सुरक्षा परिषद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार दिया गया है, लेकिन अस्थायी सदस्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए स्थायी सदस्य वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी निर्णय को होने से रोक सकते हैं, भले ही सभी अस्थायी सदस्य उस निर्णय के पक्ष में क्यों ना हो। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। स्थायी सदस्यता ऐसे देशों को दी जाए जो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली हो, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हों, लोकतंत्र और मानव अधिकारों में निष्ठा रखते हों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अच्छा खासा योगदान देते हों। प्रश्न नंबर 38 है, पूछा गया है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आता है परीक्षा में। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो वैश्वीकरण ने भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाले सस्ते श्रम के कारण अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले, एप्पल, अमेज़न, सोनी, पैनासोनिक आदि। इसके अलावा वैश्वीकरण ने भारत की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। भारत के लोग अमेरिकन जीवन शैली को अपना रहे हैं। नीली जीन्स, टी शर्ट पहनना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, हॉलीवुड की फिल्में देखना भारत में आम बात हो गई है। भारत ने भी कुछ हद तक वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। भारत में तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों की एक पूरी फौज है। वैश्वीकरण ने इन लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोल दिए। ये लोग विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इसके अलावा भारत के लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 है और प्रश्न में पूछा गया है कि क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है। क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार कीजिए। यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत की विदेश नीति से यह बिल्कुल नहीं झलकता कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर महाशक्ति बनना चाहता है। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत गुटनिरपेक्षता और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना है। पाकिस्तान भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय भी भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और इन अत्याचारों से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत आ गए और इन शरणार्थियों का बोझ उठाना भारत के लिए मुश्किल हो गया, तो भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए। लेकिन पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही आक्रमण कर दिया। तब जाकर भारत को पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करनी पड़ी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था। ऐसा उसने अपनी सुरक्षा और अपनी आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए किया। या फिर ऑप्शन में है, प्रश्न है दूसरा, आप लिख सकते हैं, अथवा भारत और पाकिस्तान, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए। कैसे संबंध है? पाकिस्तान की स्थापना 1947 में भारत विभाजन के कारण हुई थी। अपनी स्थापना से लेकर अब तक दोनों देशों के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के आपसी संबंधों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। कुछ
हेडिंग्स के द्वारा हम कर सकते हैं दोनों देशों की कि अच्छे संबंध है या बिगड़े हुए संबंध है। और पहला है कश्मीर की समस्या। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर ने दोनों देशों में शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए अक्टूबर 1947 में कबायली लोगों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया, लेकिन तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। यह हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जबकि भारत वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर कहते हैं। तब से लेकर आज तक कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। दूसरा संबंध जो है वो है 1965 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई और भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच युद्ध बंद हो गया। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सोवियत संघ ने मध्यस्थता की पेशकश की। सोवियत संघ की इस मध्यस्थता से भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान ताशकंद में मिले। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते में निम्नलिखित बातें कही गई थी। पहला था कि दोनों देश अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। दूसरा था दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तीसरा था दोनों देश अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले वाली स्थिति पर ले जाएंगे। और चौथा था दोनों देश एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस करेंगे। पांचवा था दोनों देश आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से स्थापित करेंगे। तीसरा जो है मुद्दा वो है 1971 का भारत पाक युद्ध और शिमला समझौता। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने लिए स्वतंत्र देश बांग्लादेश की स्थापना करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान के सैनिकों ने बंगालियों पर अनेक अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से डरकर लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे। इससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी परवाह न करते हुए उल्टे भारत पर ही आक्रमण कर दिया। भारत ने इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई और उसका एक भाग उससे अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। जून 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते में निम्नलिखित बातें कही गई। पहली थी कि दोनों देश एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की धमकी नहीं देंगे। तीसरा था दोनों देश अपने झगड़ों को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे और किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेंगे। चौथा था दोनों देश अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले वाली स्थिति पर ले जाएंगे। और पांचवा था पाकिस्तान बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करेगा और भारत पाकिस्तान के 93,000 बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा करेगा। इसके बाद से दोनों देशों में अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। इसके बाद भी हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिशें होती रही। कई ऐसी बातें हुई जिसके कारण दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध नहीं बन पाए, जैसे 1999 का कारगिल युद्ध, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 और फिर मुंबई के ताज व ओबराय होटल पर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला 26 नवंबर 2008 को और 24 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 44 जवान शहीद हुए थे। प्रश्न नंबर 40 है, लास्ट प्रश्न है और पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए
और इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सिर उठाया है। जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए, क्या वहाँ पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है और इन भिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सिर उठाया है। तो उत्तर में हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में वास्तव में 3 क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू पहला है, तो जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी और मैदानी इलाकों का मिश्रण है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख आदि कई धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। दूसरा है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी को कश्मीर का दिल कहा जाता है। यहाँ कश्मीरी भाषा बोली जाती है और ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। इसके अलावा यहाँ थोड़े बहुत हिंदू भी रहते हैं। और तीसरा है लद्दाख। लद्दाख एक पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध और मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर कई तरह की विभिन्नताएं मौजूद हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण यहाँ कई प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी पैदा हुई हैं। इन्हीं में से एक स्वायत्तता की मांग है। इसके अलावा राज्य में कुछ आतंकवादी संगठन भी हैं जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करते हैं। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है कि राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है। राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ है? राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ है? इस मांग के उदय होने के प्रमुख कारण लिखिए राज्य स्वायत्तता की। तो जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बारे में अपने आप फैसला लेने का अधिकार चाहें, जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बारे में अपने आप फैसला लेने का अधिकार चाहें या अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने की मांग करें, तो इसे राज्य स्वायत्तता या स्वायत्तता कहते हैं। इस मांग के उदय होने के कई कारण रहे हैं क्यों राज्यों में मांग उठी है। पहला तो संसद की कानून निर्माण के मामले में ज़्यादा शक्तियां हैं। हमारे संविधान में कानून निर्माण के मामले में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अगर तुलना की जाए तो संसद को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। दूसरा, धन के मामलों में राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, पूरी तरह से केंद्र पर निर्भरता है। तीसरा, राज्यपाल की भूमिका। कई बार राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। जब केंद्र में अलग दल की सरकार होती है और राज्यों में अलग दल की सरकार होती है तो राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। और चौथा है, राज्यों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। राज्यों के अंदर ही अलग अलग भाषा बोलने वाले और उनकी जिनकी संस्कृति भी अलग है, ऐसे लोग रहते हैं। और पांचवा है अंतर्राज्यीय झगड़े। राज्यों के आपस में झगड़े हैं, नदी जल बंटवारे को लेकर या किसी और बात को लेकर झगड़े हैं। तो ये था अक्टूबर 2024 में राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर आया है उसका पूरी तरह से हल किया गया प्रश्न पत्र था ये। कई ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो मार्च 2025 में 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं, इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से सुन ले और प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि उनकी आने वाली परीक्षा में सहायता हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।